गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा कॉमन टॉपिक चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, जिसके पार्ट नंबर फर्स्ट की हमने बात की। आज सेकेंड नंबर पार्ट की बात कर रहे हैं। तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड से संबंधित बात करके कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव की बात की कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जब OH समूह किसी समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव की फॉर्मेशन होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव हमने 4 प्रकार के पढ़े: एस्टर, एमाइड, एसिटिल क्लोराइड और एनहाइड्राइड। ये 4 प्रकार के एसिड डेरिवेटिव होते हैं जिनसे संबंधित हमारी बात हो गई थी। हमने इनको कैसे लिखते हैं, साधारण नेम में इनका फॉर्मूला क्या होता है और इनका IPSC नाम क्या होता है, यहाँ तक हमने कर लिया था। उसके बाद में आती है बात हमारे लिए जो ये डेरिवेटिव होते हैं या फिर अपने बोले कि एसिड व्युत्पन्न जो होते हैं इनके आपेक्षिक स्थायित्व की बात करें तो हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा एसिड व्युत्पन्नों के आपेक्षिक स्थायित्व। व्युत्पन्नों का आपेक्षिक स्थायित्व। अब देखिए C डबल बॉन्ड O जो समूह होता है इसको कार्बोनिल समूह कहा जाता है। इधर मैं R जोड़ दूं, ये जो समूह हो जाएगा ये क्या बन जाएगा, एसिल समूह बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एसिल समूह। हमने पढ़ा था एल्डिहाइड कीटोन में कि C डबल बॉन्ड O समूह जो होता है वो क्या होता है, कार्बोनिल समूह होता है। क्या होता है भाई, कार्बोनिल समूह होता है, ठीक है। और इस समूह के साथ यहाँ R जोड़ दिया जाए तो एसिल समूह बन जाएगा और एसिल समूह के साथ यहाँ कोई ना कोई Z ग्रुप जुड़ा होगा। अगर ये Z ग्रुप OH होता है तो ये क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है, ठीक है। और इस OH के स्थान पर यानी कि इस Z के स्थान पर कोई अन्य समूह भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक, क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव बन जाएगा। अब देखिए हमने एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा था ये H यहाँ पर है और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं तो इस पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, और इस पर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। तो आने वाला नाभिक स्नेही आसानी से इसके साथ जुड़ सकता है क्योंकि ये कार्बन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन हो गया है, इसलिए ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया एल्डिहाइड कीटोन आसानी से दे सकते हैं। लेकिन जब इसके साथ में यहाँ OH जोड़ दिया जाए तो OH जोड़ता है तो OH पर क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं और ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं और ये इससे ले लेते हैं। इसलिए ये कुछ टाइप के अनादि स्ट्रक्चर शो करते हैं जो हमने कार्बोक्सिलिक वाले चैप्टर में करी थी। ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ ट्रांसफर होंगे तो ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, O नेगेटिव और O और H ये इस तरीके से। फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देता है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन होता है, ये आसानी से नाभिक स्नेही को अपने साथ ले सकता था लेकिन इसने खराबी कर दी ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो ये कार्बन क्यों चाहेगा कि मेरे साथ आकर नाभिक स्नेही जुड़े, हम साथ में ही जुड़ करके अपना एडजस्टमेंट खुद कर लेंगे। ये देखिए डबल बॉन्ड आ गया और ये इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन को क्या मिल गई, इलेक्ट्रॉन मिल गई, तो ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया शो नहीं करेगा। इसीलिए जो कार्बोक्सिलिक समूह का जो C डबल बॉन्ड हो या कार्बोक्सिलिक समूह या कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है उसको बोला जाता है छद्म कार्बोनिल समूह। क्या बोला जाता है, छद्म कार्बोनिल समूह बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये दिखता तो हमें कार्बोक्सिलिक समूह कार्बोनिल समूह की तरह है लेकिन होता नहीं है, दिखता कार्बोनिल समूह की तरह है और हम ये सोचते हैं
फिर रिएक्शन भी कार्बोनिल समूह की तरह ही करेगा, लेकिन रिएक्शन कार्बोनिल समूह की तरह नहीं करता। ये जो ऑक्सीजन है इसके लोन पेयर क्या कर देते हैं, इसके साथ खराबी कर देते हैं और इसको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन इवन कार्बन को, और ये नाभिक स्नेही को अपने साथ ऐड नहीं कर सकता। इसलिए इसको सदम कार्बोनिल समूह ही कह सकते हैं, कार्बोनिल समूह नहीं कहेंगे, क्योंकि ये कार्बोनिल समूह की तरह अभिक्रियाएं शो नहीं करता। तो ये तो बात थी कार्बोनिल समूह की। अब हमारे पास ये एसिड समूह है R≡C O, और ये इसको बोला जाता है एसिल समूह। क्या बोला जाता है, एसिल समूह। और जब इसको एसिल समूह बोला जाता है तो इसके साथ अगर Z यहाँ, अब देखो एसिल समूह है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये कार्बन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ अगर Z जुड़ जाता है तो ये भी क्या करता है, इस Z पर भी क्या पड़ता है, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव की वजह से, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव की वजह से ये कार्बन आसानी से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो कर सकता है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एल्डिहाइड कीटोन तो क्या कर रहे थे, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दे रहे थे, लेकिन जो अम्ल व्युत्पन्न है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि Z समूह का इलेक्ट्रोमेरिक वह प्रेरणिक प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, देने की बजाय इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसको आसानी से निकाला जा सकता है और कोई भी नाभिक स्नेही आकर के इसके साथ जुड़ सकता है। इसलिए ये नाभिक स्नेही होगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करते हैं और एल्डिहाइड कीटोन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया शो करते हैं। तो जैसे देखिए हम बात करते हैं एसिल समूह की, क्योंकि हम एसिल व्युत्पन्न पढ़ रहे हैं। एक बार मैंने सब के बारे में चर्चा कर दी है यहाँ पर। अगर Z समूह हमारा क्या हो, NH2 समूह हो, ठीक है। अगर ये NH2 सीधा ही हम एल्किल समूह के साथ जोड़ दिया जाए तो हम सोचे NaOH के साथ रिएक्शन करवाएं, यानी कि OH यहाँ पर क्या कर रहा है, नाभिक स्नेही की तरह काम कर रहा है। तो हम ये सोचें कि ये NH2 बाहर निकल जाए और ये OH जुड़ जाए, नो रिएक्शन। अगर एल्किल समूह के साथ होता है तो ये नाभिक स्नेही नहीं जुड़ता और कोई रिएक्शन शो नहीं करता। अगर यही ग्रुप एसिल समूह के साथ, एसिल समूह के साथ आ जाए और अगर हम NaOH के साथ रिएक्शन करवाएं, कहने का मतलब OH नेगेटिव है, यहाँ पर नाभिक स्नेही इसके साथ रिएक्शन कराएं, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, तो यहाँ जाएगा CH3CO पर नेगेटिव चार्ज और OH जुड़ जाएगा और यहाँ पर NH2, और ये इलेक्ट्रॉन इधर खींच लिए जाएंगे, ये यहाँ आ जाएंगे और CH3 O और OH और NH3 बाहर निकल जाएगा। तो रिएक्शन हो गई, कौन सी रिएक्शन होगी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक ग्रुप आया, दूसरे ग्रुप को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर तो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर तो क्या होता है, इस समूह के साथ अगर OH जोड़ देते हैं तो OH की वजह से इस कार्बोनिल समूह की क्या होती है, क्रियाशीलता घट जाती है। कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता घट जाती है, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्न के अंदर अगर ये कंडीशन है, यहाँ Z कुछ भी हो सकता है, NH2 मान ले, तो यहाँ पर क्या होता है, इस कार्बोनिल समूह की वजह से इस ग्रुप की क्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ जाती है। और क्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ जाती है किसकी, Z समूह की क्रियाशीलता, यानी कि Z समूह है, Z समूह की कार्बोनिल समूह की वजह से क्रियाशीलता बढ़ जाती है, इसलिए ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से शो करता है। OH नेगेटिव बाहर से आ रहा है और इसको बाहर कर रहा है। इतनी बात आई समझ में। सबका अपना अलग अलग रोल होता है अभिक्रियाओं को करने के लिए।
अगर हम अपेक्षित स्थायित्व की बात करें तो यहाँ पर हम क्या करवाएंगे, जितने भी टाइप के अम्ल व्युत्पन्न अगर उनका जल अपघटन करवाया जाए तो किस तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं, OH और Cl। अगर इसका जल अपघटन करवाया जाए तो यहाँ से H और Cl HCl के रूप में बाहर निकल जाते हैं और CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। यहाँ पर Cl की क्रियाशीलता इस कार्बोनिल समूह के कारण बढ़ रही है, लेकिन यहाँ OH की वजह से कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता घट रही है, इसलिए ये नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन शो करता है, ये नाभिक से नहीं योगात्मक विक्रिया शो नहीं करता। तो इस प्रकार से ये हमारे पास था एसिटिल क्लोराइड। फिर अगर हम इसकी जगह एमाइड लें, अम्ल व क्षार की उपस्थिति में जल अपघटन करवा सकती हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, और NH2 है वो NH3 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ये एमाइड था। इसी प्रकार CH3 C डबल बॉन्ड O और OC2H5 क्या ले लें हम, एस्टर, और एस्टर का जल अपघटन करवाएं तो एक तो कार्बोक्सिलिक का मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाएगा और दूसरा C2H5OH एथेनॉल। और फिर लेते हैं एनहाइड्राइड का जल अपघटन करवाया जाए तो CH3 COOH और CH3 C डबल बॉन्ड O और OH क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये 4 प्रकार के हमारे अम्ल व्युत्पन्न नंबर 1, 2 और 3, अगर चारों का जल अपघटन करवाते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल ही प्राप्त होता है। चारों के अंदर ही क्या हो रही है, नाभिक से नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है, इसलिए जो अम्ल व्युत्पन्न होते हैं वो नाभिक से नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करते हैं। अगर क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी इनका जल अपघटन करवाया जाए तो आसानी से जल अपघटित हो सकते हैं। अगर हम करवा कर देखें तो देखिए, एमाइड लेकर के हम क्षार अपघटन करवाएं तो करवा सकते हैं। हमारे पास यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2 है हमारे पास, और इसको बोला जाता है एमाइड। और एमाइड का हमें क्या करवाना है, क्षारीय जल अपघटन करवाना है या अम्लीय जल अपघटन करवा सकते हैं। तो दोनों तरीके से जल अपघटन करवा सकते हैं, लेकिन चलो हम अम्ल की उपस्थिति में इसका जल अपघटन करवाएं। किसकी उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में। तो अम्ल की उपस्थिति में अगर जल अपघटन करवाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होते हैं, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, और इस नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ OH जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3 और ये C और OH और NH2, ठीक है। और इसमें क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। अम्ल और क्षार दोनों की उपस्थिति में जल अपघटन करवा सकते हैं। मान लो एक एग्जाम्पल लिया हमने कि अम्ल की उपस्थिति में करवा कर देखें तो क्या होता है। फिर यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल लेते हैं और ये वाटर का मॉलिक्यूल क्या करेगा, इसके साथ जुड़ेगा, और ये कहाँ जुड़ेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन दे करके, ये कार्बन यहाँ OH और यहाँ NH2 जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर O और H ये जोड़ दें हम। ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड हो गए, और 3 बॉन्ड होने से एक लोन पेयर क्या हो गया, खत्म हो गया। अब देखिए हमारे पास मान लो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक H पॉजिटिव को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं यानी ऑक्सीजन पर, ठीक है। तो यहाँ से एक H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा CH3COH, और नीचे भी क्या आ जाएगा OH,
और NH2, ठीक है। ये H इस तरीके से आ गया और ये 2 लोन पेयर। अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं और ये इधर ट्रांसफ़र करते हैं, तो NH2 और H पॉजिटिव NH3 के रूप में बाहर निकल जाएगा और CH3 और C डबल बॉन्ड O और NOH क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अभी हमने सारे अम्ल व्युत्पन्न जितने भी थे उनका हमने जल अपघटन करवाया, तो इस तरीके का व्युत्पन्न ही प्राप्त हुआ था हमें। तो इस प्रकार इनके अपेक्षिक स्थायित्व की बात की, जिसके अंदर अम्ल व्युत्पन्नों का अगर हम जल अपघटन करवाते हैं तो उससे हमें सिर्फ क्या प्राप्त होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल ही प्राप्त होते हैं, बाकी ग्रुप बाहर निकल जाते हैं। अगर हम कार्बोक्सिलिक अम्लों की स्थायित्व, कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्नों के स्थायित्व की बात कर रहे हैं तो इनके ऊपर क्या होता है, क्षारीयता का भी प्रभाव पड़ता है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर का भी प्रभाव पड़ता है, या इसके अलावा अनुनाद या फिर अपने प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट, -I प्रभाव +I प्रभाव को इंडक्टिव इफेक्ट बोला जाता है, उसका प्रभाव भी पड़ता है। उसके आधार पर इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो इस तरीके से होती है। जैसे देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ क्या है, एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड क्या है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद में RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और R, और उसके बाद में जो स्टेबिलिटी है वो किसकी है, एसिटिक एनहाइड्राइड की। और उसके बाद में RC डबल बॉन्ड O और OR, उसके बाद में एस्टर और लास्ट में कौन आता है, एमाइड आता है। तो कोई भी नाभिक स्नेहित प्रतिस्थापन अभिक्रिया अगर शो करेगा तो सबसे पहले कौन शो करेगा, एसिटिल क्लोराइड। कौन शो करेगा, एसिटिल क्लोराइड शो करेगा, ठीक है। ये क्या है, एनहाइड्राइड, और ये क्या है, एस्टर, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, एमाइड, क्या है, एमाइड, ठीक है। ये क्या है, क्रियाशीलता का घटता क्रम, क्या है भाई, क्रियाशीलता का घटता क्रम, क्योंकि जो Cl है उसका -I इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है और इलेक्ट्रॉनों को बहुत जल्दी खींचेगा तो कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाएगा और जल्दी से उसके साथ कोई भी नाभिक से नहीं आकर के जुड़ सकता है। अगर CO समूह के साथ कोई भी Z समूह जुड़ा होता है और उस Z समूह की उपस्थिति से अणु के अंदर उपस्थित अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, अणु में उपस्थित अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, कई बार क्या होता है, C डबल बॉन्ड O समूह के साथ Z समूह जुड़ा हुआ है और उसके जो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उनकी अम्लता भी कई बार बढ़ जाती है और बढ़ने से वो क्या करते हैं, कुछ रिएक्शन शो कर सकते हैं। जैसे हम एस्टर ले लें और एस्टर ले लें और एस्टर के 2 मॉलिक्यूल या एस्टर के 2 अणु के मध्य क्या करवाएं, संघनन करवाएं, क्या करवाएं, संघनन। और इस तरीके का संघनन होता है क्लेजन संघनन। क्या होता है, क्लेजन संघनन, और आपस में रिएक्शन करके एसिटो एसिटिक एस्टर का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, एसिटो एसिटिक एस्टर का निर्माण करते हैं। हमने एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा भी है क्लेजन संघनन। जैसे देखिए हमारे पास यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O और O C2H5 ये हमारे पास, और दूसरा CH3 C डबल बॉन्ड O और O और C2H5 ये क्या है, एस्टर। ये यहाँ पर भी क्या है, एस्टर। अब देखिए इस कार्बोनिल समूह के साथ ये Z समूह है, ये भी Z समूह है। इसकी क्रियाशीलता इतनी बढ़ रही है कि ये कार्बन अल्फा और ये कार्बन अल्फा हाइड्रोजन की अम्लता बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ पे CH3 की जगह CH2 लिख करके, और ये हाइड्रोजन क्या बोल रहा है कि मुझे बाहर निकलना है। अम्लीय प्रवृत्ति के लिए H पॉजिटिव का बाहर निकलना जरूरी होता है, ये बाहर निकल जाता है। पीछे जो बच गया उसको जोड़ देते हैं C डबल बॉन्ड O और CH2 और COO C2H5।
ये एसीटो है, एसीटोन, तो इसलिए एसीटोन के लिए लिखेंगे एसीटो। और ये एसिटिक एस्टर है, एसीटो एसिटिक एस्टर का निर्माण हो गया और यहाँ से C2H5OH बाहर निकल गया। यानी कि कहने का मतलब है H पॉजिटिव बाहर निकल गया, और H पॉजिटिव जब बाहर निकलता है तो वो अम्लीय प्रवृत्ति शो करता है। तो इसके साथ ही हमारे एसिल व्युत्पन्नों के अपेक्षिक स्थायित्व का समापन होता है। धन्यवाद।